अभिषेक राय साहब, पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, 7 सीटें आप लोग जीत गए थे, लेकिन बसपा आपके साथ थी। तो मुस्लिम, यादव, जाट, और जाट तो शायद आपके साथ नहीं गए में भी, क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना दलितों का, जो MYD अभी कॉम्बिनेशन है आपका, वो कॉम्बिनेशन आपके फेवर में था, इसलिए आप जीत पाए। लेकिन अभी इस बार चुनाव में ऐसा लगता नहीं है कि मायावती को आप लोग साथ रख रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, चुनौती हमारे लिए ये है कि हमें एक बड़ी झूठी पार्टी से लड़ना है। अभी हमारे आलोक भाई बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं और बहुत सीनियर मित्र भी हैं हमारे, तो मैं इनसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, RLD के मित्र ने उनको बता दिया कि शायद इनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश से ही हुई, और आइए उत्तर प्रदेश को 2014 से पहले कह रहे हैं दंगे का प्रदेश था। साहब, आपकी भी 4 सरकारें रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, और वो गुप्ता जी की सरकार रही। आप उन सारी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि वो दंगे में था, और योगी जी ने आके चमत्कार कर दिया। साहब देखिए ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो दंगा करने वाले थे वो सत्ता में हैं। संगीत सोम जी के ऊपर किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं सबको पता है, वो किस तरह के भाषण भड़काऊ देते हैं, उनके ऊपर क्या क्या हुआ है सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम बहुत क्लियर है कि इस समय उत्तर प्रदेश में शांति क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम करती है कि जहां ये सत्ता में नहीं रहते वहां इस तरह गोदरा किसी ने भूला नहीं और बाकी चीज़ें कोई भूलेगा भी नहीं। रही बात, हम अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। अभी हमारे RLD के मित्र ने बताया, मैं उसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने 22 में वादा किया था कि किसानों के बिजली का बिल माफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट हाफ हो जाएगा। हुआ क्या ये वादा पूरा? 6 महीने में करने वाले थे। मुझे लग रहा है, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 15 से 16 महीने बीत गए इस नई सरकार को। तो उस वादे पे ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जुमला देने आते हैं। जुमलों की सरकार है। टीवी चैनलों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें, ऑफिसों में बैठ के मंचों से बड़े बड़े लच्छेदार पुल बनाना, हवा में किले बनाना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है। पर जनता धीमे धीमे समझ रही है। इनको भी 2002 से वनवास भेजा गया था, और ये भी कितने साल गायब रहे हैं सबने देखा है। तो कोई बात नहीं साहब, वक्त सबका आता है, हमारा भी वक्त आ रहा है। RLD के साथ हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हम बहुत मजबूती से वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार साहब, बीजेपी जिस इंटेंसिटी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष आने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं 30 तारीख के आसपास। मेरा सवाल है कि जिस इंटेंसिटी के साथ बीजेपी लगी हुई है, बीजेपी को पता है अहमियत क्या है, अगर मिशन 80 के लिए आपको काम करना है और बेहतर नतीजे देना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको बेहतर दिखाना पड़ेगा। देखिए कुंदन जी, अगर नेताओं की गहमा गहमी से ही रिजल्ट मिलते तो दिल्ली में MCD का चुनाव हारती क्या बीजेपी, कर्नाटक में हारती क्या, तो कहां नहीं बीजेपी नेताओं की गहमा गहमी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें, ये अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, अपने आप को कनेक्ट कर रही है, तो ये अच्छा दंगल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बीते चुनावों में, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, विपक्ष की ताकत पहले से बेहतर हुई है, बढ़ी है। विधानसभा चुनाव में देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने आप को बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया है। तो ये लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 2024 में, और उसमें पटना में जो बैठक हुई है और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर प्रतिरोध देने की कोशिश में है, तो इस दौरान बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं जो देखने में लगते हैं कि उनके नतीजे नहीं निकले, लेकिन आंदोलन कभी भी बेनतीजे नहीं होते, उसका प्रभाव स्थायी होता है। तो ये सब चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है पटना में प्रेम कुमार जी, तो उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा? देखिए, एकजुट होना ही अपने आप में एक संदेश होता है, और चुनावी तालमेल में हम कह सकते हैं कि कई बार पूर्ण तालमेल नहीं होता है। तो विपक्ष में के रूप में बीजेपी ने भी विपक्ष में रह करके गठबंधन की सियासत में रही है बीजेपी, और वो भी सफल रही है, एनडीए की सरकार बनी है। तो इसलिए विपक्ष हिंदुस्तान में जब जब इकट्ठा हुआ है तब तब परिणाम लेकर आया है, आज तक का इतिहास है। पिछले चुनाव में विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पाया था,
तो इसका मतलब था कि जनता की तरफ से वो दबाव विपक्षी दलों पर नहीं था, यानी एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं रही थी कि विपक्ष एकजुट हो। आज इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स के खिलाफ एकजुटता हो रही है, तो ये उनके लिए चुनौती है। वक्त है कि वो इस चुनौती का सामना करें। विपक्ष अपनी पूरी कोशिश के साथ में, इन मुद्दों के साथ में खड़ा है, वहीं सत्ताधारी दल के नेता भी कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा दंगल देखने को मिलेगा 2024 में, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, 2019 में जो सीटें आपने हारी उसे लेकर के बहुत मंथन हुआ, बड़े बड़े नेताओं को आप लोगों ने लगाया कि हार की वजह तलाशें, और हार की वजहों के हिसाब से पिछले 5 साल से लगातार, पिछले 4 साल से लगातार कोशिश भी आप लोग कर रहे होंगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि चुनौतियां इन 7 सीटों के लिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, क्योंकि यहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं, और जो मैं देख रहा था सर्वाधिक बार मुरादाबाद और सहारनपुर भी मुख्यमंत्री के। आज तो चलिए मथुरा में गए, कल भी कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाएंगे, नोएडा में शायद कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री का। लेकिन मैं जानना चाहता हूं स्ट्रैटेजी सर बीजेपी की है क्या, और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के सामने बहुत बड़ा है जिसे डील करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक सक्रिय हैं। इसका अभाव अन्य पार्टियों में रहता है। दूसरा, ये बात सही है कि पश्चिम की कुछ सीटों में डेमोग्राफिक जो वोटों का बंटवारा है उसमें भाजपा के पक्ष में वो नहीं जाता है जी। लेकिन हमने लगातार वहां पर जनता को जो हमने जो वहां पर तमाम जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, जैसे जनता के गरीब जनता के घरों को घर का मालिक बनाया हमने, जैसे कि क्या कहते हैं किसान सम्मान निधि किसानों को दी हमने, 5 लाख रुपए तक का सरकारी इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराने की फ्री में सेवा जो दी है, और इस तरह की कई योजनाएं जो हमने जनता के बीच में दी, उससे हमारा जनाधार बढ़ा है। हमारे नेता बराबर जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है वोटों की दृष्टि से, कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भी लोकदल और समाजवादी पार्टी का पश्चिम में खाता नहीं खुल पाया था, और इस बार भी लोकदल का खाता नहीं खुल पाया है। चौधरी अजीत सिंह जी आप नहीं है हमारे बीच में, वो भी चुनाव हारे थे मुजफ्फरनगर से, और बागपत से आज वर्तमान अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो भी चुनाव हारे थे, जबकि उनका बसपा के साथ मिलकर के गठबंधन था। इतना मजबूत गठबंधन तो हो ही नहीं सकता था। तो कारण यह है कि जब नेताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी, जब श्रीमान अखिलेश यादव हो या श्रीमान राहुल गांधी हो अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डालेंगे और उल जुलूल बयान देकर के, और क्या कहते हैं अपने को लीडरशिप को जब कटघरे में खड़ा करेंगे, तो जनता भरोसा नहीं करती है, और जनता का भरोसा एक बार हटने के बाद दोबारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी उनके हार का कारण है, और भारतीय जनता पार्टी हर बात के लिए जवाब दे रही है। हमारे लीडर्स ने कभी जो है बेबुनियाद बातें नहीं कही हैं, और सबके सामने हमने जनता के प्रति ईमानदारी से सेवा करी है, इसका हमको लाभ मिला है। अभिषेक राज जी, क्या विपक्ष के एकजुट होने से उत्तर प्रदेश में कोई आप लोगों को फायदा हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है? मैसेजिंग की बात तो प्रेम कुमार जी कर रहे हैं कि एक बड़ा मैसेज आता है जब विपक्ष एकजुट होता है, एक मंच पर इतने बड़ी तादाद में इकट्ठा होता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कोई मैसेज जाता है क्या? बिल्कुल जाता है कि विपक्ष एकजुट है, और लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से मुक्ति मिल सकती है, महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। अभी हमारे बड़े भाई अवनीश जी कह रहे थे कि क्या कहते हैं ये 5 लाख का वो मेडिकल फ्री देते हैं। साहब आप ये नहीं क्यों नहीं बताते कि महंगाई को डायल करके आए थे, आपने महंगाई दर कहाँ पे पहुंचा दी, क्या है लोगों के खाने की स्थिति, आप वो नहीं देख रहे हैं। आपने बिजली की दरों को कहाँ पहुंचा दिया, कितने बिजली घर आपने बनाए, आप ये आंकड़े हैं आपके पास, कितने सोलर पावर एनर्जी सिस्टम आपने लगाए, आप बताइए थर्मल पावर एनर्जी स्टेशंस कितने लगाए, आप लोग के पास ये आंकड़े हैं? नहीं है साहब, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स इंपोज करते चले गए, और जहां किसान की आय दुगनी कर रहे थे 22 में, हुई क्या दुगनी? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, अपने आपके चैनल के माध्यम से, आय दुगनी हो गई? तो जो हमारे अवस्थी साहब कह रहे हैं उस बात कहते हैं ना, सच्चाई से एकदम परे है। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज में पारंगत है, ये सिर्फ झूठ परोसना जानते हैं और उसे थाली में सजा के परोसते हैं।